गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की लास्ट क्लास तक हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये पढ़ा था कि रदरफोर्ड के जो सहयोगी वैज्ञानिक थे, मार्सडन और गाइगर नामक दो सहयोगी वैज्ञानिक थे, गाइगर और मार्सडन नामक, इन दोनों के सहयोग से रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया तथा फिर गणितज्ञ की सहायता से रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फिर गणितज्ञ ने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसका आरेख, उसका प्रयोग कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। इन सभी के आधार पर रदरफोर्ड ने ये देखा कि लगभग 8000 अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए, बिना वितरित हुए सीधे ही पारगमित हो जाते हैं तथा कुछ अल्फा कण अधिक कोण के साथ में और कुछ अल्फा कण न्यून कोण के साथ में प्रेक्षित होते हैं तथा लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण पुनः उसी पथ पर क्या होता है, लौट आता है। तो इस घटना के साथ में रदरफोर्ड ने निम्न प्रेक्षण निकाले। रदरफोर्ड ने यह निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पारगमित हो जाते हैं। दूसरा इसने कहा कि परमाणु के मध्य भाग में या अल्प क्षेत्र में एक इसका संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण आवेश निहित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा। ठीक है, इन उपरोक्त सभी प्रेक्षणों से, निष्कर्षों से फिर इसने 3 कमियां दी। पहली कमी यह दी कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण गति करता है तो लगातार उसकी ऊर्जा में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और जब लगातार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में उत्सर्जन होगा तो उसकी त्रिज्या में क्या होगी, कमी होगी। त्रिज्या में कमी होगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु क्या हो गया, अस्थायी हो गया। लेकिन जबकि परमाणु तो क्या होता है, स्थायी होता है। तो इस परमाणु के स्थायीकरण के बारे में रदरफोर्ड ने व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में रदरफोर्ड बताने में क्या रहा, असमर्थ रहा। विद्युत चुंबकीय, तीसरा हम ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनके विपाटन के बारे में भी रदरफोर्ड बताने में असमर्थ रहा, असफल रहा। ठीक है, उसके बाद में बोर का परमाणु मॉडल आया। आगे हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर का परमाणु मॉडल क्या था? इस बोर का, इसे नील्स बोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नील्स बोर कहते हैं। नील्स बोर ने चिरसम्मति या क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत के आधार पर, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने चिरसम्मति या क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन किया तथा इस संशोधन के आधार पर, इसे संशोधन के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित अवधारणाएं दी। निम्नलिखित 3 अवधारणाएं दी। पहली अवधारणा कौन सी है? प्रथम अभिधारणा।
या अभिग्रहित भी कह सकते हैं, द्वितीय और तृतीय। ये क्या क्या दिया इसने, समझो भाई। पहला उसने कहा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो ये परमाणु है, नाभिक के चारों क्या है, वर्ताकार कक्षाएं हैं। इसने कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन वर्ताकार कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है तो इनकी जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। मतलब ये हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव निश्चित त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण करते हैं, जिसे स्थायी कक्षा कहते हैं। जब ये स्थायी कक्षा कहते हैं इसे, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये परिक्रमण करता है तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है, नाभिक है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और नाभिक क्या हो गई, धनावेशित हो गई, पॉजिटिव हो गई, ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो इन दोनों के मध्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऐसे कहें कि विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होगा, चुंबकीय नहीं सॉरी वैद्युत आकर्षण बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। यानी कि प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन वर्तीय कक्षाओं में क्या है, जो स्थायी कक्षाएं उनमें क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। जब ये परिक्रमण करता है तो इन दोनों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न वैद्युत आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पर गति करवाने के लिए अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, प्रदान करता है। इसलिए कहा कि यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, m ऑफ e हो, और वह nवीं कक्षा में जिसकी त्रिज्या कितनी है, r ऑफ n है, और वेग कितना है, v ऑफ n है, गति करता है, तो विद्युत आकर्षण बल द्वारा प्रदान जो अभिकेंद्रीय बल होगा उसका मान होगा m v ऑफ n स्क्वायर अपॉन r ऑफ n इक्वल्स टू k z e स्क्वायर अपॉन r ऑफ n का स्क्वायर। मैंने r ऑफ n से r ऑफ n क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। k का वैल्यू रख दिया मैंने k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू रख दिया हमने, तो क्या हो गया, एम वी ऑफ एन का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऑफ एन, जहां ई क्या है, ई बराबर 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। इस नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन के लिए तथा इसके समस्ता, ये कहें कि इनके सदृश जो आयन होते हैं, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, इनके लिए क्या किया, ये मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, ये बोर की क्या थी, पहली अवधारणा थी। दूसरी अवधारणा क्या हुई बोर की, इस दूसरी अवधारणा के आधार पर नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन सदैव उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्रण गति करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब गति करता है इनमें, तो ये सदैव उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है जिनका कोणीय संवेग L बराबर h/2 पाई का क्या होता हो, पूर्ण गुणज होता हो। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है, वह परिक्रमण केवल उन्हीं कक्षाओं में करेगा जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो।
ठीक है, ये इस नील्स बोर ने दूसरी अवधारणा दी। इस अवधारणा के आधार पर क्या हो गया, L बराबर H अपॉन 2 पाई हो गया। ठीक है, इस H अपॉन 2 पाई को हमने लिख दिया H क्रॉस लिख सकते हैं। हम ये कहें कि m ऑफ E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में जिसकी त्रिज्या r ऑफ n है, वेग v ऑफ n है, गतिशील है, तो क्या हो जाएगा, L बराबर n गुणा H अपॉन 2 पाई हो गया भाई। ठीक है, अब मैं आपको ये कहूं कि द्रव्यमान m ऑफ E है, त्रिज्या r ऑफ n है, वेग v ऑफ n है, तो क्या हो जाएगा, L बराबर होगा m ऑफ E इंटू ओमेगा ऑफ n, nवीं कक्षा का कोणीय वेग। अब nवीं कक्षा कोणीय वेग में संबंध हमने पढ़ रखा है r ऑफ n मल्टीप्लाई v ऑफ n। कोणीय वेग का जो मान होता है वो रेखीय वेग और उसकी जो रेडियस होती है उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बराबर लिखेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, ये L बराबर m ऑफ E मल्टीप्लाई r ऑफ n मल्टीप्लाई v ऑफ n। हमने पढ़ रखा है कि m ऑफ E मल्टीप्लाई r ऑफ n मल्टीप्लाई v ऑफ n n h अपॉन 2 पाई, जहां h प्लैंक नियतन इसका मान 6.62 10 टू पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। v ऑफ n nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल है, r ऑफ n nवीं कक्षा की त्रिज्या है, और m ऑफ E इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, ये दो इसकी अवधारणा पूरी हुई। अब तीसरी अवधारणा, तीसरी अवधारणा से क्या कहा कि जैसे मान लो मैंने स्तर बना दिए, कक्षा स्तर बना दिया, प्रथम कक्षा स्तर, द्वितीय कक्षा स्तर और तृतीय कक्षा स्तर बना दिया। जो प्रथम कक्षा स्तर मैंने बनाया उसको मैंने मूल अवस्था कह दी। भाई ये क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, मूल अवस्था। एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन जब मूल अवस्था से, ये मान के चलते हैं कि इन दोनों फ्लोरों के जो मध्य का ये अंतर है इसका मान है E और इसके बाद होता है h न्यू, और ये क्या है, फोटोन की ऊर्जा है। ये कह सकता हूं, मतलब मैं ये कहूं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था, इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम उत्तेजित अवस्था, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमित करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएगा, तो यहां से जब तक, देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि इसकी ऊर्जा कितनी है, E0 है, कितनी है, E0 मान के चल रहा हूं एक बार। तो सबसे पहले यहां से इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने के लिए हमें E0 ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। E0 ऊर्जा प्रदान करने के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्त होने से थोड़ी काम चलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या करना है, संक्रमित करवाना है, वहां पर प्रेक्षित करना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएगा तो इस मूल अवस्था और
प्रथम उत्तेजित अवस्था के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, इतनी ऊर्जा क्या होगी, इसको प्रदान करनी पड़ेगी। या ऐसे कहें कि इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था में है और हमें मूल अवस्था में क्या करवाना है, संक्रमित करवाना है। जब इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था में है और हमें मूल अवस्था में संक्रमित करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी ऊर्जा में कमी करेंगे। जब इसकी ऊर्जा में कमी करेंगे तो इसकी ऊर्जा में कमी होने से इस फ्लोर से धीरे धीरे क्या आएगा, नीचे आएगा। और यदि इन दोनों फ्लोरों के मध्य के ऊर्जा अंतर के बराबर इसकी ऊर्जा में कमी कर दें तो इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड फ्लोर मूल अवस्था में क्या कर जाता है, संक्रमित कर जाता है। इसको मौखिक में ये कह सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, यदि उच्च कक्षा से निम्न में करेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी और निम्न से उच्च में करेगा तो ऊर्जा अवशोषित होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, यदि उच्च कक्षा से निम्न में करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और निम्न से उच्च में करता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। यह उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा जो होती है वो एक फोटोन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, फोटोन के बराबर होती है, जिसे इन दोनों उत्सर्जित फोटोन की जो ऊर्जा है, इसका जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि E बराबर E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1 क्या आएगा, जूल आएगा। ये क्या थी, बोर की तीसरी अवधारणा थी। अर्थात हमने कहा कि बोर ने 3 अवधारणाएं दी। पहली अवधारणा ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, निश्चित होती हैं। तो इन्हें कह सकते हैं हम निश्चित कक्षाएं कह सकते हैं, स्थायी कक्षाएं कह सकते हैं। तथा जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है तो उसमें वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को चक्रण गति करने के लिए, परिक्रमण करने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है। तीसरे उदाहरण से, दूसरे उदाहरण से ये दी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चरण गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसने कहा कि यदि m द्रव्यमान कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में जिसकी त्रिज्या r ऑफ n हो, वह वेग v ऑफ n हो, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा m गुणा r ऑफ n गुणा, यह होगा m ऑफ e गुणा r ऑफ n गुणा v ऑफ n इक्वल्स टू nh/2π के बराबर होगा। ठीक है। तीसरे उदाहरण से दिए कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, चाहे वो निम्न से उच्च में करे चाहे उससे निम्न में करे, तो वह फोटोन के रूप में ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित करता है। यह उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा होती है, ये इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है। ठीक है। इसका मान हमने निकाला E बराबर E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या।
या ऐसे कहें जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है तो इस चक्रण गति के दौरान जो कक्षा की त्रिज्या होती है उस त्रिज्या का मान। इसमें हम लिखेंगे माना m ऑफ e द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में, माना लिखेंगे यदि लिखेंगे nवीं कक्षा में जिसकी त्रिज्या r ऑफ n व वेग v ऑफ n हो तो बोर की प्रथम अवधारणा से क्या हो जाएगा, प्रथम अवधारणा से क्या बन जाएगा, ये एम वी ऑफ एन का स्क्वायर अपॉन आर ऑफ एन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर ऑफ एन का स्क्वायर। देखो आर ऑफ एन से आर ऑफ एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, एम ऑफ ई वी ऑफ एन का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर ऑफ एन। तो वी ऑफ एन का स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर ऑफ एन। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहां सॉरी मल्टीप्लाई एम ऑफ ई। ठीक है, यहां से हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू हमारे पास में है इस वैल्यू का मान हम ज्ञात करेंगे। अब जो बोर की द्वितीय अवधारणा है उस द्वितीय अवधारणा का मान हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे बोर की द्वितीय अवधारणा से क्या हो गया, एम ऑफ ई आर ऑफ एन वी ऑफ एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। हमें वी ऑफ एन का मान चाहिए तो वी ऑफ एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई एम ऑफ एन टू आर ऑफ एन। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से वी ऑफ एन का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से वी ऑफ एन का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ऑफ ई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर ऑफ एन का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऑफ एन इंटू एम ऑफ ई। देखो एम ऑफ ई से एम ऑफ ई कैंसिल, आर ऑफ एन से आर ऑफ एन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको तो क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू जेड स्क्वायर पाई इंटू आर ऑफ एन इंटू एम ऑफ ई। हमें किसका मान चाहिए, आर ऑफ एन का मान चाहिए। तो आर ऑफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई जेड स्क्वायर पाई एम ऑफ ई। समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, आगे हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर आगे लिखेंगे समीकरण 3 में h बराबर 6.6 टू 10 टू पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड
एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 10 टू पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एम ऑफ ई 9.1 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। ई बराबर 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब रखने पर तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एन बराबर देखो एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 6.62 10 टू पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 8.85 10 टू पावर माइनस 12 डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9.1 10 टू पावर माइनस 31। ठीक है, हल कर लेंगे इनको तो आर ऑफ एन इक्वस टू 6.62 गुणा 6.62 गुणा 8.85 गुणा 68 और 12 कितनी हो गई 80 10 के बाद माइनस का 80 गुणा एन स्क्वायर बटे 1.6 गुणा 1.6 गुणा 3.14 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर देखो 38 और 31 कितनी हो गई 79 हो गई। आगे जो क्या होगा आर ऑफ एन इक्वस टू इसका मैं सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं तो सीधा में क्या आएगा ये आर ऑफ एन इक्वल 0.529 डिवाइड बाई जेड टेन टू माइनस 10 इंटू एन स्क्वायर। तो आर ऑफ एन इक्वस टू मीटर में आएगा 0.529 जेड इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। इसका क्या आएगा मान आएगा। ठीक है, अब इसमें हम कहें कि उपरोक्त संबंध अनुसार परमाणु की कक्षा की जो त्रिज्या है वो कक्षा के मान के समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती, और उसके परमाणु क्रमांक क्या है व्यस्त क्रमानुपाती है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि आर ऑफ एन समानुपाती एन स्क्वायर आर ऑफ एन 1/z। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की त्रिज्या देखो n बराबर क्या रखना है 1 और z बराबर क्या रखना है 1। तो क्या हो जाएगा R1 इक्वस टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये क्या आएगी परमाणु की त्रिज्या आएगी। इसके आगे हम पढ़ेंगे एन कक्षा में वेग ऊर्जा, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।